अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। जी, मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अहमियत की हामिल है, बहुत ही अहम शोबा है मेडिकल साइंस के अंदर। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर स्नोदिया अरशद साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट और फिज़िकल में क्या फ़र्क है और फिर इसमें क्या क्या इलाज मुमकिन है। तो ये इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर स्नोदिया अरशद है। मैंने DPT 5 ईयर प्रोग्राम इस्लामाबाद इसरा यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद मेरी MPhil स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी भी मेरी इस्लामाबाद इसरा यूनिवर्सिटी से की है। स्पेशलाइजेशन भी की हुई है? जी, बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन के बाद मैंने इवन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पे स्पेसिफाइड रिसर्च भी की है। आपने कोई हाउस जॉब वगैरह की? जी, इस्लामाबाद में ही मेरी हाउस जॉब है। हमारी वहाँ के ही जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी से लिंक्ड, अल नफीस हॉस्पिटल, वहाँ की हाउस जॉब है और फिर मेरा 1.5 ईयर का इस्लामाबाद का ही एक्सपीरियंस है। हमारे इलाके से ही आप बिलोंग करती हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ काले वाली गाँव है वहाँ से ही बिलोंग करती हूँ और अहमद वेलफेयर हॉस्पिटल चविंडा में मुझे 2.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, तो आपने कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं की? एक्चुअली जब से ये दौर आया है PTI का, तब से फिजियोथेरेपी की गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई? अगर हुई तो आप जी डेफिनेटली इंशाल्लाह। जो हमारे नियरेस्ट हैं यहाँ से पसरूर में, इवन वहाँ से एप्लीकेशंस भी गई थी कि आप यहाँ पे फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट स्टार्ट करें, लेकिन वो अभी तक अंडर प्रोसीजर ही है। लेकिन यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जैसे कि THQ है और यहाँ पर है सीट इसकी? अभी तक ये नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट स्टार्ट होने की एप्लीकेशंस अभी तक अंडर प्रोसीजर हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पे कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई। होप सो डेफिनेटली जब वर्किंग स्टार्ट हो तो इंशाल्लाह। अभी आप यहाँ पे ही अपनी ड्यूटी के फराज? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि हम दूसरे सिटीज़ में जाके तो उन लोगों को अपनी सर्विसेज दें। बताएं, फिजियोथेरापिस्ट की पाकिस्तान में बहुत सारी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जी। आपने ये शोबा ही क्यों चूज़ किया? और भी तो बहुत सारे शोबे थे। एक्चुअली फिजियोथेरेपी जो है वो अभी तक एक डेवलपिंग फील्ड है। आप इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ुद से भी कह सकते हैं इजाद कर सकते हैं। बहुत सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप समझते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, अपने उन पट्ठों को समझें, उन पट्ठों के काम को समझें, फंक्शन को समझें, उस लिहाज से आप कोई भी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज़ के साथ, उस ट्रीटमेंट के साथ जो आपको असर दिखेगा वो लॉन्ग लास्टिंग असर है। ऐसा नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगाया या मेडिसिन दी और उसका शॉर्ट टर्म असर रहा और जब उसका असर ख़त्म हो गया तो वो इलाज भी आपका ख़त्म हो गया। फिज़िकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है? फिजियोथेरेपी जो है वो सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं हैं, इसमें आपके पास बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी आती है, जिसमें बहुत सी मशीन्स को यूज़ करते हैं हम। फिर डिफरेंट मसाज की टेक्निक्स आते हैं जिसको हम अपनी टर्म में सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके इसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। जबकि जो फिज़िकल थेरेपी है आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ मालिश या मसाज की हद तक ही लिमिटेड होती है। बस यही जी बिल्कुल, ये फ़र्क है। आप फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से जो सांस के मरीज़ होते हैं, सीने की बीमारी है, जी बिल्कुल, वो कैसे आप इनको कवर करते हैं? उनका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको चेस्ट फिजियोथेरेपी बोला जाता है। ये जब कोविड का बहुत ज़्यादा हुआ था इशू, तो इमरजेंसी में फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा हाई किया गया था, क्योंकि सांस के पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी के साथ बहुत रिलीफ मिलता है। जिनकी उनके लंग्स में पस जमा हो जाती है या सांस की नालियों में कोई ऐसा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो जब चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाती है तो वो सारा उनका बाहर आ जाता है, उनका सांस बिल्कुल बहाल हो जाता है। जी बिल्कुल बहाल हो जाता है। मतलब सांस की बीमारी में जो मुब्तला मरीज़ हैं उनको बड़ा फ़ायदा है। जी बिल्कुल, ICU के पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट और ख़वातीन के लिए भी ये मुफीद है? जी बिल्कुल, ख़वातीन का जिनका C सेक्शंस होते हैं, C सेक्शन के बाद क्योंकि उनका ऑपरेट वो इस किस्म का है कि उनकी कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत है। ऑलमोस्ट 90% जो ख़वातीन हैं वो बैक के कमर के दर्द की शिकायत करती हैं, तो उनको फिर एक्सरसाइजेज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। जबकि हार्ट पेशेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है, वो BP के ऑलरेडी मरीज़ होते हैं, तो फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इन चीज़ों को यूज़
करते हुए जब हम एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे उनका जो ब्लड लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और जब ब्लड लेवल उनका नॉर्मल रहता है तो ऑब्वियसली उनके हार्ट के लिए वो बहुत एक मुफीद चीज़ है। इससे जिस्मानी और ज़हनी अमराज का भी इलाज मुमकिन है? जी, जो बहुत से जैसे फालिज के पेशेंट हैं वो फालिज के अटैक के बाद बहुत जहनी दबाव में चले जाते हैं, उनकी साथ साथ काउंसलिंग की जाती है, साथ साथ उनको वॉक वगैरह इस तरह से करवाई जाती है। कुछ ऐसी इसमें टेक्निक्स शामिल होती हैं कि जिससे जो उनका जहनी दबाव है वो कम हो जाए। ये एक किस्म की थेरेपी, फिजियोथेरेपी के अंदर उनकी जो हम मेंटल थेरेपी करते हैं वो एक इसका पार्ट है, वो इंक्लूडेड है इसमें। कहाँ तक इलाज इसका मुमकिन होता है, कितना अरसा लग जाता है इसमें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपका मरीज़ जो है वो किस कंडीशन में आपके पास आ रहा है और मरीज़ का आपके साथ कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितना कोऑपरेट कर रहा है, फैमिली कितनी है। लेकिन जो पैदाइशी मर्ज़ हैं उनको टाइम कुछ जैसे कि पोलियो के हैं, बिल्कुल पोलियो है, जैसे एक टर्म है जिसको हम लोग तो सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं, लेकिन लेम लैंग्वेज कहा जाता है कि ये जो बच्चा है ये पैदाइशी माजूर है, जबकि वो माजूर नहीं होता, उसमें उसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे जो जिन बच्चों को कहा जाता है इसका जिस्म पैदाइशी अकड़ा हुआ है, वो भी नहीं होता। जो बच्चे पैदाइशी अपनी गर्दन नहीं खड़ी कर पाते, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, इन सब चीज़ों का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। काफ़ी पेरेंट्स से वो मायूस हो जाते हैं, हमारे बच्चे तो पोलियो का शिकार हैं, इनका टेढ़ापन है, पैदाइशी है, और वो इलाज भी नहीं करवाते। उनको मैं कहूँगी कि आप एटलीस्ट कोशिश करें, एक दफ़ा कोशिश करें, आप आएँ तो सही, देखें एक दफ़ा। आप अगर एक्सरसाइज ने आपके बच्चे को बिल्कुल 100% ठीक ना भी किया तो ये तो एक कंफर्म बात है कि वो चलें 50% सही, 70% सही। अगर आपका बच्चा बिल्कुल लेटा रहता है, वो खड़ा नहीं हो पाता, करवट नहीं बदल पाता, तो एक ये डेफिनेट चीज़ है कि एक्सरसाइज आपके बच्चे को इस काबिल कर देंगी कि वो एटलीस्ट उठ के बैठ जाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि वो बिल्कुल मजदूर होने से उसकी मजदूरी कम हो जाए? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि जो बच्चा बिल्कुल मासूम है वो कैसे एक्सरसाइज आपकी वो कैसे फॉलो करता है? जो बच्चे तो 6-7 साल की एज से कम हैं उनके लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उनको ये चीज़ नहीं पता कि मैंने एक्सरसाइज से बचना किस तरह है। वो सिर्फ ये करेगा कि वो जब उसको दर्द होगा एक्सरसाइज के दौरान वो रो लेगा, वो ऑपोजिट फोर्स या मुखालिफ सिम्ट में वो कोई भी आपको ज़ोर नहीं लगाएगा, छुड़वाने की कोशिश नहीं करेगा। उनकी तो बल्कि ज़्यादा आसान है, वो पेरेंट्स ने करनी है, वो मैंने करनी है। मैं जो साथ उनकी माएँ आती हैं उनको फिर वीकली तौर पे हर हफ्ते बाद गाइड करती हूँ, एक्सरसाइज बदलती जाती हूँ, बिठाने का तरीका किस तरह है, लिटा के कैसे करनी है, खड़े कैसे करना है, चलाना कैसे है उनको। वो आपके पास तो 5-6 साल तक तो बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड है कि आप अपने बच्चे को चला सकते हैं। और जो सबसे अधेड़ उम्र के होते हैं, जो पहलवान हैं, जो हादसा का शिकार हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, उनको कैसे कवर करें? वो अगर तो उनके अंदर खुद से करेज है ना कि नहीं मैं पहले जैसा हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उनको तो मैं एक्सरसाइज बताती जाऊँ तो वो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं वो दिनों में फॉलो करते जाते हैं, बिल्कुल, और वो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होती है। वो खुद मुझे कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमें वॉकर पे, स्टैंड्स पे हमारी व्हील चेयर छुड़वाएं, हम जल्दी से स्टैंड पे आना चाहते हैं ताकि हम। लेकिन जो पेशेंट इस चीज़ से दूर होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या उनके फिर ये होता है कि हमें बहुत टाइम लग जाता है उस पेशेंट का पहले माइंडसेट करने में कि आप कर सकते हैं। आपको यही मेन चीज़ होती है, अगर साथ घर वाले और हम मिलके जब वे एक दफ़ा उनका माइंडसेट कोऑपरेट करना जरूरी है। जी बिल्कुल, जब माइंडसेट बन जाता है तो उसके बाद मुश्किल नहीं रहती। हर किस्म के दर्द जैसे कि पट्ठों के, जोड़ों के, कमर के, हर किस्म के दर्द का इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन है? जी बिल्कुल, हर किस्म के, चाहे वो आपकी अंदर नर्व्स का, खून की नालियों पे दबाव का दर्द है, आपका किसी किस्म का कोई टीयर हो गया है, आपके जो पट्टे हैं वो अकड़ गए हैं या पट्टों में कुछ चोट लग गई है, आपका फ्रैक्चर हो गया है, आपका किसी किस्म का ऑपरेट हो गया है, हर किस्म के दर्द का इलाज है फिजियोथेरेपी से। ये जो कोमे में चली जाती हैं ख़वातीन, अक्सर हमने देखा है, और आदमी भी चला जाता है, उसका कैसे इलाज फिर है? उसके लिए तो सबसे ज़रूरी एक ये चीज़ है कि उनका जो क्योंकि जो कोमा में जाता है तो उसका दिमाग जो है वो जिस्म के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, वो चीज़ उसकी स्टेबल होना ज़रूरी है। जब तक जो बीमारी हुई है, जो वजह है, वो स्टेबल नहीं हो सकेगी तो एक्सरसाइज असर नहीं करेगी। कुछ लोगों को ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर, मैंने ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं जो ब्रेन ट्यूमर के बाद मेरे पास सर्जरी करवा के और कीमोस करवा के आए हैं। बिल्कुल वो उनकी पावर ज़ीरो हो गई होती है और वो पावर उन्होंने रीगेन की है कि
और ज़रूरी यही चीज़ है कि जो बीमारी हुई है, जिसने अटैक किया है, वो बीमारी ख़त्म हो चुकी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्या टाइमिंग है यहाँ पर अहमद हॉस्पिटल के? अहमद हॉस्पिटल में मैं 12 बजे दोपहर आ जाती हूँ तकरीबन। मुझे यहाँ पे कभी 7 और कभी 8 भी बज जाते हैं। मैं अपने पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हूँ। अगर किसी के पास टाइम नहीं, कुछ मदर्स हैं जिनके बच्चे हैं इस तरह से मज़दूर, वो टीचिंग करती हैं या कहीं भी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, वो कॉल कर लेती हैं, मैं उनका वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अहमद हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी सिटिंग नहीं है। क्यों मैं घरों के अंदर भी जाके कर सकती? जी, बच्चों को और फीमेल्स ऐसी जिनको फालिज हुआ हो, अगर वो मैं देखूं कि वो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, मजबूरी है उनकी बहुत ज़्यादा, तो मैं घरों में जाके उनकी फैमिलीज़ को सारा प्रोटोकॉल समझाती हूँ। और फिर मैंने उनके साथ विज़िट सेट कर लिए होते हैं कि हफ्ते बाद आऊँगी तो आपने अचीव किया हुआ हो गोल, तो ये सहूलत है यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सनोदिया साहब, एक जो अहम चीज़ है सबसे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी हादसे का शिकार हो सकता है, उसमें कोई गरीब है, यतीम है, मस्कीन है, मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखता है, उसके हवाले से भी कोई आप कोई फ्री ऑफ कास्ट या कोई पैकेज देती हैं कोई? जी जी बिल्कुल। अगर तो हमारे पास यहाँ पे आएँ तो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो पर्सनली ख़ुद उस इंसान को मेरे पास लिख के भेज देते हैं कि आपने, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जितना अपने ख़ुद कहे कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, हम कहते हैं कि आप आएँ सिर्फ, क्योंकि इलाज जो है वो मेन चीज़ है। हम यहाँ पे इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं, आप इलाज करवाएं अपना, बाकी जो दूसरे मामलात हैं उनमें लीनियंसी बिल्कुल होगी। मैं उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को, उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिनके बच्चे जो हैं, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे मेन फोकस है वो ये होता है कि जिन बच्चों की पैदाइशी मजदूरियाँ हैं वो सारी उम्र उन मजदूरियों के साथ ना गुजार दें, क्योंकि लोग उन बच्चों को, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म सुनी जो बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है कि लोग कहते हैं ये बच्चे सज़ा हैं। उन बच्चों की भी सज़ा अगर आप उनको समझते हैं उसको ख़त्म करें। उनको एटलीस्ट, आप इतनी जगहों पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं और इतना उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप एक दफ़ा आएँ तो सही, आप आके देखें ये क्या चीज़ है, आप इसको एक दफ़ा ट्रीट तो करने की कोशिश करें। लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। जी, अवेयरनेस इसीलिए नहीं है कि उनका बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे, उनको पता नहीं है कि वो लोग समझते हैं कि शायद जो एक्सरसाइज है वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा है और ये होनी चाहिए। हर पर्सन की लाइफ में एक्सरसाइज मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे वो कोई बीमारी का पेशेंट है, चाहे वो नहीं भी है। जो ही कोई मरज़ लाहक हो तो क्या करना चाहिए उसको? आप ये देखें कि आपको जो, अगर आप मेडिकेशंस पे जा रहे हैं या आप दूसरी तरफ किसी भी तरफ जा रहे हैं, अगर तो वो आपने 3 दिन 5 दिन मेडिसिन खाई, अगर उसने आपको लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट दे दिया तो ठीक है, आप ना दूसरी तरफ किसी तरफ भी जाएं। लेकिन अगर आप कॉन्टीन्यूस एक ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं और वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, तो बेहतर है कि आप स्विच करके दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ आएँ कि जिसका नुकसान कोई नहीं है। बगैर मेडिसिन के तो इलाज इसका मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसका इलाज, इसकी जो मशीन्स है उसको हम स्किन के ऊपर तक उसकी रेजिस या उसका जितना भी है वो रहती है, वो कोई अंदर जाके किसी चीज़ को नुकसान नहीं देता। एक्सरसाइज किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं देती हैं। तो क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी ऐसे ट्रीटमेंट को एक दफ़ा टेस्ट तो करें कि जो आपको एटलीस्ट नुकसान तो कोई नहीं दे रहा। सनोदिया साहब, हमें ये बताएं कि जो लोग बहुत सारे हादसा का शिकार हो जाते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो फिर अताइयों के पास चले जाते हैं, आमलों के पास चले जाते हैं, वहाँ पर दम दरूद करवाते हैं, कहते हैं इससे ही हमें आराम आ जाता है, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? आप देखिए कि अगर आप किसी आमिलों के पास जा रहे हैं या आप कोई, क्योंकि कुरान, हर इलाज का हल है कुरान में, उसमें कोई हर्ज नहीं है वो एक, लेकिन आप मेडिकल फील्ड को या मेडिकल ट्रीटमेंट्स को डिनाई नहीं कर सकते। आपको साथ साथ इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल में हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। लेकिन आप ये भी मत करें कि आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं, जैसे बहुत से मरीज़ हैं, मोहरों के जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और उन्होंने बिल्कुल अपना बेड़ा गर्क कर लिया होता है, उनको वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि जिनको, क्योंकि मोहरों के बहुत से मसले हैं, लेकिन जिन लोगों के पास वो जाते हैं उन्होंने 1 या 2 ट्रीटमेंट रखा हुआ है कि उन्होंने खिंचाव मारना है या क्या करना है, वो उनके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, और वो बजाय उनको बेहतरी की तरफ लाने के वो उनको बिल्कुल बेड बाउंड कर देते हैं, वो उनको इस हाल में पहुँचा देते हैं कि वो उठने से भी कासिर हैं। फिर उन्होंने कोई ऐसी जड़ी बूटियों से या किसी ऐसी चीज़ों से वो
ये भी नहीं आज तक पता चलता कि उन्होंने दवाइयाँ वो किस चीज़ से और कौन सी बनाई और वो देते क्या हैं, कि जिनको खाने से लोग जो हैं किडनी कैंसर या उनको किसी को कोई मसला, किसी को गले का कैंसर, तो वो तो बजाय इलाज की तरफ जाने की वो मज़ीद बीमारियाँ पैदा कर देता है। और काफ़ी ऐसे पेशेंट आ चुके हैं आपके पास जिसका आपने ट्रीटमेंट किया? जी बिल्कुल, मेरे पास जितने मोहरों के पेशेंट आते हैं जिनको मोहरों के मसाइल होते हैं, दर्द होता है, उसमें आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60% जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ चुके होते हैं कि जिन्होंने उनको जो है वो उस कंडीशन में पहुंचा चुके होते हैं कि वो खड़े होने से भी कासिर हैं। यानी कि टाइम के मुताबिक अगर पहुंच जाए तो फिर उसका इलाज ज़्यादा आसान जी, उसमें यह है कि अभी अगर उनका मसला ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, बजाय इसके कि अगर वो बिल्कुल इस कंडीशन में आए हैं कि उनको पकड़ के या घसीट के या व्हील चेयर पर लाया गया है तो वो ज़रा फिर मुश्किल चीज़ हो जाती है। डॉक्टर सनोदिया साहबा, आप माशाल्लाह एमफिल आर्थोपेडिक में और स्पेशलाइजेशन किया है आपने, बड़ी खुशाइन बात है। और इस्लामाबाद में आपने करके लाहौर में भी कर सकती थी और भी किसी सिटी में, आपने ये अपने इलाके में ही क्यों चूज़ किया? लाहौर, इस्लामाबाद में बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे सियालकोट में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल से भी ऑफ़र हुई, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ पे कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं था, फ़ीमेल छोड़ के कोई मेल फिज़ियोथेरेपिस्ट भी नहीं था। तब स्टार्टिंग में तो हमारा यही प्रोग्राम था कि हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या यहाँ के लोगों को ज़रूरत है भी या नहीं। लेकिन जब हमारा एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर ये चीज़ मैं नहीं कर सकती थी कि अपने इलाके के लोगों को छोड़ के, यहाँ के मज़दूर बच्चों को छोड़ के जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वहाँ को छोड़ के तो बंदा सिर्फ इस चीज़ को देखे कि मैं अपना स्कोप और अपनी फील्ड जो है, अपना आगे करियर बना लूँ, तो मैं इन लोगों को ऐसे छोड़ दूँ, ये फिर जो है ये एक सेल्फिशनेस की तरफ चीज़ चली जाती है। तो ये चीज़ फिर उस चीज़ को हमने पीछे साइड पे रखा। तो हमने कहा कि नहीं, पहले लोगों की जो सर्विस है, लोगों की जो ज़रूरियात, जो मेरे फादर हैं वो एक बहुत ही उनको वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, जो मेरे जितने भी हमारी जो फैमिली के लोग हैं, तो जब मुझे इस्लामाबाद से इवन मंगवाने में बहुत बड़ा उनका हाथ था कि वो चाहते ये थे कि अगर बोला कि आप इधर जी बिल्कुल, जो मेरी मदर हैं वो भी टीचर रही हैं, गवर्नमेंट टीचर थी वो, तो उनका भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ के लोगों को अगर हम ये बताते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है और एक ऐसी फील्ड में डॉक्टर है कि 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ तब कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, तो एक ऐसे फील्ड में डॉक्टर है तो हम उसको इस इलाके के लिए डॉक्टर बना के लेके आए हैं। तो अगर इस इलाके के लिए बनाया है तो फिर आपका इस इलाके में होना ज़रूरी है, ना कि किसी और शहर में। इंसानी खिदमत को उन्होंने तरजीह दी। जी बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट रही हैं, मेरी मदर, मुझे इनकरेज करने में उनका सबसे ज़्यादा रोल है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस फील्ड में हूँ, मैं सर्विस में हूँ, तो बेटा आप भी इस फील्ड में आए। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सनोदिया अरशद साहिबा थी हमारे साथ, जो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत मैसेज दिया है उन्होंने, क्योंकि ये जो फिजियोथेरापिस्ट है इससे हर किस्म का इलाज मुमकिन है और बग़ैर अद्वियात के इलाज मुमकिन है। जो लोग मायूस हो जाते हैं और फिर दाम दरूद की तरफ चले जाते हैं, आमलों के पास चले जाते हैं, वो भी करवाएँ। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान करीम इल्हामी किताब है, ला रैब किताब है, बेऐब किताब है, उससे भी इलाज होता है, वो भी करवाएँ। लेकिन मेडिकल साइंस में ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल एक शोबा है फिजियोथेरापी, और ये एक्सरसाइज वाला शोबा जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें हर किस्म का इलाज होता है, हर किस्म की दर्द का, पट्ठों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, हत्ता के मोहरों के ऐसे मरीज़ इनके पास आ चुके हैं। उनका भी यही मैसेज है, और मैंने सब कुछ छोड़ के अपने इलाके को तरजीह इसलिए दी है, मेरे पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश रही है, वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और अपने इलाके को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है और बहुत सारी अच्छी आपकी बातें आपकी नज़र की हैं। आप ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी मिर्ज़ा नवीद को इजाज़त दीजिए, फिर देखते रहिए ऐसी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।